हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, या फिर कहिए अगर आपका इंडक्टर सीरीज में है, सीरीज में भी एडिंग है या फिर अपोजिंग है तो वहाँ पे आपका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। अगर आपका पैरेलल है तो वहाँ पे एक तरीके से टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। तो अभी हम लोग का इस पर्टिकुलर सेशन में पूरा का पूरा MCQ सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 43 तक कवर कर लेंगे। और इन MCQs को सॉल्व करने के लिए ही मैंने इससे पहले वाला सेशन एक तरीके से रिकॉर्ड किया था, ताकि आपको यहाँ पे भी दिक्कत ना हो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 23 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग 24 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है भाई, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होगी वहां पे दो कॉइल रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गया, एक से हमेशा अधिक कॉइल रहेगा, वहीं पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। तो बोलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज डैश रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक पाथ। तो अभी अगर मैं फिर से रिवाइज करवाऊं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 23 में पूरा का पूरा सेल्फ इंडक्टेंस यानी L के रिगार्डिंग पूरा का पूरा MCQ सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग का 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 43 तक ये पूरा का पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिगार्डिंग आपका पूरा पूरा MCQ पूछा गया है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करवाऊं तो हम लोगों ने देखा था भाई कि जो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस था इसका वैल्यू आया था N phi डिवाइडेड बाय I, और मैंने यहाँ पे phi का वैल्यू फिर पुट किया था N। phi के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, और MMF इक्वल टू पता है NI होता है और डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे में I वैसे का वैसे ही रहेगा। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा N इंटू N यानी N स्क्वायर इंटू I, और रिलक्टेंस नीचे है और ये नीचे वाला करंट इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट से करंट खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, N स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो आपने देखा भाई कि जो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस होता था ये रिलक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, समझ में आया। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और रिलक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हम लोगों ने देखा है भाई ऑलरेडी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवाया था ये था आपका N2, यहाँ पे लिखा था phi12, या फिर कहिए इसी को हम लोग phi2 बोल सकते हैं। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कॉइल, मतलब सेकेंडरी कॉइल के पास जो भी फ्लक्स आ रहा है, यहाँ पे मेरा था I1। क्लियर हुआ। हम लोगों ने कुछ इस तरीके का डायग्राम डिजाइन किया था। ये मेरा फर्स्ट कॉइल है, ये मेरा सेकेंड कॉइल है। मैंने आपको बताया था इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, है ना, AC सप्लाई दिया तो करंट मेरा भी टाइम वेरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप होगा ये भी टाइम वेरिंग होगा, याद होगा आपको। तो ओवरऑल इस करंट के चलते यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप होगा, और ये फ्लक्स को मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के रूप में दिखाना चाहता हूं। तो मान लेते हैं मेरा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि B इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू H होता है, जहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर H की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे N1 I1 डिवाइडेड बाय L। क्लियर हुआ। उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। क्लियर हुआ। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस N2 वैसे का वैसे ही रहेगा, phi2 की जगह मैं वैल्यू, क्योंकि फ्लक्स इसी के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो B A cos थीटा, क्लियर हुआ, डिवाइडेड बाय I1। अब B का अगर हम लोग फर्दर वैल्यू पुट करें, क्योंकि B इक्वल टू हम लोग को पता है B इक्वल टू ये होता है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो B है इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2, और B की जगह हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट म्यू आर N1 I1 डिवाइडेड बाय L, और यहाँ पे एरिया इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। और डिवाइडेड बाय I1 हो जाएगा। तो फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका N2 म्यू नॉट म्यू आर N1 I1 A कॉस थीटा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो I1 से I1 खत्म हो जाएगा। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, इधर सब म्यूचुअल इंडक्टेंस चल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगा ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 एरिया, और कॉस थीटा का मैंने आपको बताया था
कुछ इस तरीके का हम लोगों ने सिचुएशन देखा था कि दोनों कॉइल क्या है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से एक ही सोलेनॉइड पे लगा हुआ है ना। ये आपका सेकंड कॉइल हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई दिया हुआ था। तो ओवरऑल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉइल में जो करंट जा रहा है, इस करंट के चलते जो फ्लक्स सेटअप होगा या फिर कहिए उस फ्लक्स के चलते जो फ्लक्स डेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। और अगर आप इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखेंगे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर जो भी होगा वही क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में थीटा क्या था, 0 था, तो ओवरऑल cos 0 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा मतलब cos 0 1 लिख दिया मैंने, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाय L। तो ये मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब आप साफ साफ देखिए, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं फर्दर अगर अरेंज करके लिखूँ, क्योंकि मेरे को रिलक्टेंस इक्वल टू पता है क्या होता है, L डिवाइडेड बाय एरिया म्यू नॉट म्यू आर। क्लियर हुआ, ये मेरा रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो M इक्वल टू, अगर आप देखें यहाँ पे जो एरिया म्यू नॉट म्यू आर है, इसको मैं नीचे लाके लिख सकता हूँ ना भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ N1 N2 डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर इंटू एरिया, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा अगर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, रिलक्टेंस का वैल्यू डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, बोलिए। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू N1 N2 डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। क्लियर हो गया। तो जिस तरीके से आपका सेल्फ इंडक्टेंस वेरी करता है, उसी तरीके से आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी रिलक्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से वेरी करता है। क्लियर हो गया भाई, दोनों चीज सेल्फ के लिए भी और म्यूचुअल के लिए भी मैंने आपको समझा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल कैन बी डिक्रीज्ड बाय। कैसे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने दो कॉइल बनाया है, ठीक है, इसमें भी मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में बताया था 3 केस। फर्स्ट केस में जब आपका कॉइल मान लेते भाई एक दूसरे के राइट एंगल पे ऐसे, तो यहाँ पे कोई भी जो फ्लक्स था प्राइमरी कॉइल में, जो आपने करंट दिया, इस करंट के चलते जो फ्लक्स सेटअप हुआ, ये फ्लक्स एक तरीके से लिंक ही नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, 0 है, मींस मैग्नेटिकली ये कपल्ड नहीं है, क्योंकि कोई भी फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल तक पहुंच नहीं पा रहा है। और K जब 0 था तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये भी मेरा 0 हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि K और M के बीच में जो रिलेशन हम लोगों ने देखा था, M इक्वल टू था आपका K रूट ओवर L1 L2, याद होगा। अगर यही 0 हो गया तो पूरा पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग को यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिक्रीज करना, तो कैसे डिक्रीज होगा। ये तो फर्स्ट केस बाद जब राइट एंगल पर रखा हो कॉइल, एक मैंने ये वाला केस बताया था, इसमें आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा यानी मैग्नेटिकली कितना कपल्ड है ये, तो इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 1 नहीं हो सकता, मतलब 0 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद एक और दिखाया था कोएक्सियल कॉइल, मतलब ये प्राइमरी कॉइल है और इसी में आपने इस तरीके से सेकेंडरी कॉइल दिखा दिया। तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या था, 1, मींस 100% एक तरीके से मैग्नेटिकली कपल्ड है ये। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जो M का वैल्यू है, ये M का वैल्यू दो कॉइल का लोकेशन कैसे या फिर इन दोनों के बीच का पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, मेरे को यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिक्रीज करना, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आइदर कॉइल। ये तो भाई इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1 और N2 के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे डिक्रीज करना है, समझ में आया, डिक्रीज करना। तो ये तो कभी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसको आप चूज करेंगे तो ये इंक्रीज कर देगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज होता है इसे। तो अगला बोलता है मूविंग द कॉइल क्लोजर, ये भी कभी नहीं होगा, क्योंकि कॉइल को अगर आप क्लोज कर देंगे थोड़ा सा या फिर डिस्टेंस कम कर देंगे, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, मींस मैग्नेटिकली कितना ही कपल्ड है, वो इंप्रूव हो जाएगा। तो उससे चलते M इंप्रूव हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या, मूविंग द कॉइल अपार्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, M घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है, इनका जो मैग्नेटिकली कितना कपल्ड है वो एक तरीके से वीक हो जा रहा है, कपलिंग इन लोगों का वीक हो जा रहा है। कपलिंग वीक हो गया तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ही कम हो गया तो सेल्फ इंडक्टेंस आप मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, M भी आपका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 4 हेनरी। ठीक है, M का वैल्यू दिया हुआ है, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं। देखिए M का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4 हेनरी, और ये कुछ इस तरीके से इमेजिन करना है, मेरा प्राइमरी कॉइल है। जब भी मैं प्राइमरी कॉइल बोलूं तो समझ जाइए इसमें मेरा इस तरीके से सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हुआ है, ठीक है।
और सेकेंडरी कॉइल मतलब जिसके अंदर आपका ये फ्लक्स जो सेटअप हुआ है प्राइमरी में वो लिंक करके यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ है। तो बोलता है M का वैल्यू दिया हुआ है, इफ करंट इन वन कॉइल चेंजेस एट रेट ऑफ, यहाँ पे di/dt दिया हुआ है, ठीक है, di/dt, और किसका दिया हुआ है, फर्स्ट कॉइल का, मींस I1 का, ठीक है, फर्स्ट कॉइल मींस प्राइमरी कॉइल, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बोलता है भाई देन द EMF इंड्यूस्ड, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था जो EMF इंड्यूस्ड होता है ये क्या था, ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है उसके ऊपर, फैराडे लॉ के हिसाब से d∅12 डिवाइडेड बाई dt, याद होगा आपको, नहीं तो लास्ट वाला लेक्चर देखिए, इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने दिया था, यहाँ पे है ∅12, क्लियर हुआ। और हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एक चीज कि जो मेरा ∅12 होगा, ये जो फ्लक्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 के ऊपर, क्योंकि जितना ज्यादा ये I1 होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होगा, उसी फ्लक्स का यहाँ पे एक तरीके से कितना परसेंट यहाँ पे लिंक हो रहा है वो बताता है, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग का आ रहा था एक कांस्टेंट जो M बोल रहे थे और ये मेरा I1 था, तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो इक्वल टू ∅12 का वैल्यू पुट कीजिए, M कांस्टेंट होता है इसको बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा di1 डिवाइडेड बाई dt, क्लियर हुआ। तो अब देखिए मेरा M का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी, M है मेरा 4 और di/dt दिया हुआ है, ये है 2 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इसके लिए फिगर दिया हुआ है आपका। अब यहाँ पे अगेन वही है, प्राइमरी में हम लोगों ने करंट दिया हुआ है, एक मिनट भाई इसको मिटा देते हैं पहले, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए प्राइमरी साइड में आपने यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप होगा ∅1 और ∅1 का यहाँ से कुछ हिस्सा लिंक कर रहा है किसके साथ, सेकेंडरी के साथ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ∅12, क्लियर है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बोलता है N2 का वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले ∅12 मतलब सेकेंडरी कॉइल के पास कितना फ्लक्स पहुंच रहा है, ये दिया हुआ 2 वेबर, सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 20 और I1 का वैल्यू दिया हुआ आपका 20 एम्पियर। तो पूछता म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, तो ऑलरेडी अभी हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये था आपका N2, यहाँ पे था आपका ∅12 और यहाँ पे था आपका I1, ठीक है। तो वैल्यू सबका पता है 20 गुना 2 डिवाइडेड बाई 20, तो ओवरऑल 40/20 यानी 2 आ जाएगा, क्लियर हुआ, यानी 2 हेनरी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद से यही फोटो एक तरीके से यूज किया गया भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी यही फोटो एक तरीके से यूज करेंगे, ओके। 27 तक हो गया, 28 पे आते हैं। देखिए बोल रहा है इन फिगर 9.26, यानी सेम फिगर है, वही वाला फिगर आपको इमेजिन करना है, बस यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया है। N1 इक्वल टू इस बार दे दिया 100, N2 इक्वल टू इस बार दे दिया आपका 1000 टर्न, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज 2 हेनरी, ठीक है, M का वैल्यू दे दिया 2 हेनरी। बोलते हैं द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ये क्या था, N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस था, अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने अभी ड्राइव करवाया है ना। तो यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है, ये पता है N1 N2 ये पता है, तो रिलक्टेंस निकल जाता है, रिलक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 N2 डिवाइडेड बाय M हो जाएगा। N1 का वैल्यू 100 है, N2 का वैल्यू 1000 है और M का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कितना हो गया 1 टाइम्स 100 1000 10,000 लाख, यानी 1 लाख है, 1 लाख को आधा तो 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 मीन्स 50 5 के ऊपर 4 जीरो, ठीक है, तो 5 गुना 10 का पावर 4 और एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाएगा। रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से समझिए ना, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, तो यहाँ से रिलक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा MMF डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो MMF इक्वल टू क्या होता है, NI का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स और I का मतलब करंट, ठीक है, तो 80 पर वेबर, समझ में आया, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 80 पर वेबर मीन्स रिलक्टेंस। अगला बोलता है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज इंक्रीज्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल, तो ये भी बढ़ जाएगा क्योंकि K एंड M के बीच का जो रिलेशन होता है ये आपको ऑलरेडी प्रूफ करवाया था मैंने पिछले वाले सेशन में, याद होगा आपको। तो अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इंक्रीज हो रहा है मींस दोनों कॉइल काफी अच्छे से मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, तो K का वैल्यू बढ़ जाएगा, K का वैल्यू बढ़ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, M भी बढ़ जाएगा आपको, ठीक है। इसका आंसर देख लेता हूँ, बिल्कुल सही देना चाहिए, 29 का बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई, द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल शोन इन द फिगर, फिर से वही वाला फिगर शो कर रहा है 9.26, यानी इससे पहले वाला जो फिगर था वो वाला फिगर क्या था भाई, ये था आपका फिगर, कुछ इस तरीके का फिगर था, ठीक है, आपको दिमाग में रखना है फिगर है। तो बोलता है मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल, मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग को पता है ये रिलेशन M इक्वल टू के रूट ओवर L1 L2। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया के क्या बताता है, के बताता है मैग्नेटिकली दोनों कॉइल कितना कपल्ड है, समझ में आया। अगर दोनों को एक साथ लपेट देते, दोनों कॉइल को अगर हम लोग इस तरीके से लपेट देते, इसको बोलते हैं कोएक्सियल कॉइल, मतलब दोनों कॉइल का जो एक्सिस है, ये इसको एक्सिस बोलते हैं, ये दोनों कॉइल का एक्सिस क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे आपका के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या है, ये 100% मैग्नेटिकली कपल्ड है कॉइल, समझ में, यानी जो भी फ्लक्स सेटअप हो रहा है प्राइमरी में वो पूरा का पूरा कहाँ पहुंच जा रहा है, सेकेंडरी में पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है भाई, द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा, कब होगा बताइए, जब मेरा कोई भी कॉइल मैग्नेटिकली 100% क्या हो, कपल्ड हो, मींस के का वैल्यू क्या हो, 1 हो, समझ में आओ। के का वैल्यू ऑलरेडी बताया था, इसका था क्या था आपका 5 मींस प्राइमरी में जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है उसका कितना परसेंट जो है आपका सेकेंडरी में लिंक कर रहा है, समझ में आया, ये चीज था आपका। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को चलना होता है। तो ओवरऑल हम लोग को मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, मींस के का वैल्यू, क्योंकि भाई एम जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम होगा तभी तो एक तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम कब होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू L1 L2, समझ में आया। तो ओवरऑल ये आ जाएगा। क्लियर हो गया कैसे हम लोग यहाँ पे सोचते हैं, इस तरीके से आपको सोचना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 0 व्हेन द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। यही क्वेश्चन आपके चैनल पे भी पोस्ट किया गया था। तो देखिए बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 होगा अगर m का वैल्यू 0 होगा। ये m का वैल्यू कब 0 होगा, जब k का वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि m इक्वल टू क्या है, k रूट ओवर L1 L2, समझ में आया। ये मींस कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 है। इसका मतलब क्या, जो दोनों कॉइल है, ये दोनों कॉइल कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये 90 डिग्री या फिर ये राइट एंगल पे है एक दूसरे के, समझ में आया। इसी सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे जो आपने सप्लाई दिया, इसके चलते जो करंट सेटअप हुआ, इसके चलते जो फ्लक्स सेटअप हुआ है यहाँ पे, ये फ्लक्स कभी भी इस कॉइल के साथ लिंक नहीं हो पाता है। तो कोई मैग्नेटिकली लिंकिंग ही नहीं है या फिर कहिए कोई कपलिंग ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे के का वैल्यू 0 रख दिया। और जब कोई कपलिंग ही नहीं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा आपको, सेल्फ इंडक्टेंस दिखेगा, कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आएगा, समझ में आया। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा। और के का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एम भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कब होता है, जब दोनों कॉइल कहाँ हो, राइट एंगल पे हो एक दूसरे के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड कॉइल ऑफ 9 हेनरी एंड 4 हेनरी इज। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रहा भाई, ओके। तो यहां पे बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड कॉइल, ओके। तो यहां पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, एम इक्वल टू क्या होता है, के L1 L2, ओके। तो के का वैल्यू दिया नहीं है तो यूनिटी मान के चलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लोग देखें L1 कितना है 9 और ये है 4, तो 36 हो जाए, 36 का रूट निकालेंगे तो 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर 6 हेनरी होना चाहिए। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 32 का 4th, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगेन इसके लिए आपका डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है फिगर 9.27 द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना भाई, ओके। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकल जाएगा, के का वैल्यू दिया हुआ है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 0.8, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इनटू L1 है मेरा 12 और ये है 3, ठीक है। ये हो जाए 0.8 और 12 3 36 मिली को मिली में रहता है क्योंकि ऑप्शन मिली में ही दिया हुआ है, ओके। इसका रूट सॉल्व किया तो 6 आएगा और इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 8 जा 48, यानी पॉइंट आ जाएगा एक, तो 4.8 मिली हेनरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इसी वाले फिगर में द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल कैन बी। तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे m इक्वल टू के का वैल्यू 1 हो जाएगा। मैक्सिमम मीन्स क्या,
कि यहाँ पे दोनों कॉइल आपस में मैग्नेटिकली 100% क्या होना चाहिए, कपल्ड होना चाहिए, फिर लिंक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 के बराबर होगा, तो K का वैल्यू 1 रख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 इंटू L2 हो जाएगा, समझ में आया। तो 1 इंटू रूट ओवर L1 L2 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पे कितना है 12 और 3 है, 12 3 36 हो जाएगा। थोड़ा सा जो सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 मिली हेनरी। ओके, यानी इसका थर्ड आंसर होगा। देख लेते हैं, थर्ड आंसर देना चाहिए 34 का थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं भाई, अब 34 तक हो गया, आते हैं 35 पे। देखिए इसमें क्या बोलता है, फिर से यहाँ पे एक नया फोटो दिया है 9.28, द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 इज। अब सिर्फ कॉइल 1 का इंडक्टेंस पूछा भाई, तो इसके लिए इंडक्टेंस क्या होगा बताइए। L इक्वल टू क्या होता है N phi बाय I, क्योंकि इस कॉइल का पूछा था, यहाँ पे N1 हो जाएगा, phi 1 हो जाएगा और यहाँ पे I1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो N1 यहाँ पे दिया हुआ 100, phi 1 दिया हुआ 0.1 डिवाइडेड बाय I1 मेरा यहाँ पे दिया 2 एम्पियर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा आपका, ठीक है, 5 हेनरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इसी वाले फिगर में अब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है बिटवीन द कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो M का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि M इक्वल टू होता है N2 phi 1 2 मीन्स इसका कितना फ्लक्स यहाँ पे पहुंचा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाता है I1। तो N2 मेरा यहाँ पे दिया है 200, phi 1 2 मेरा यहाँ पे दिया है 0.08, I1 2 से भागा दे देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है नहीं आता। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 0 खत्म हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 2 यानी 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 8 हेनरी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, और ठीक है ऐसे ही बनेगा। इसको और भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, देखते हैं, ट्राई करते हैं आता है नहीं आता है। हम लोग को एक और फार्मूला पता है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ये क्या है K इंटू रूट ओवर L1 L2, सही बात है। तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, K का वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि phi 1 का कितना हिस्सा यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो K का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए phi 1 कितना था मेरा यहाँ पे 0.1 और phi 2 कितना था, ये मेरा 0.08 था, ठीक है। तो ओवरऑल K की जगह मैं लिख सकता हूँ 0.08 डिवाइडेड बाय 0.1 और इनटू में आ जाएगा L1 अभी जस्ट मैंने निकाला 5 था, L2 के लिए भी देखते हैं, लेकिन L2 निकलेगा नहीं फिर सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो भाई ये फार्मूला फेल हो जाएगा, L2 भी चाहिए ना। ओके, तो कोई नहीं, अभी जो मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया ना वो फार्मूला कॉमन है, ओके, उसी से आपका ही बन जाएगा। लेकिन आपको दिमाग लगाना है भाई कि और कोई फार्मूला लग सकता है क्या, इसमें यही वाला फार्मूला आएगा N2 phi 1 2 डिवाइडेड बाय I1, ठीक है, इसी से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सेम फिगर के लिए बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल इज। K का वैल्यू पूछा है भाई, तो K का वैल्यू भी जस्ट हम लोगों ने लिखा था, K इक्वल टू क्या होता है प्राइमरी फ्लक्स का कितना परसेंट सेकेंडरी तक पहुंच रहा है। तो प्राइमरी फ्लक्स मेरा कितना है 0.1 है और सेकेंडरी फ्लक्स कितना पहुंचा यहाँ पे 0.08 पहुंचा, ठीक है। तो इसको ओवरऑल अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये इसके जगह यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके जगह हम लोग यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना बचेगा 0.8 बचेगा, ठीक है। सेकंड आंसर हो जाएगा। 37 का देखते हैं सेकंड देता है नहीं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ अ प्रैक्टिकल आयरन कोर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ट्रांसफार्मर बोला है भाई, तो ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है या फिर इसका वाइंडिंग कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। ये हो गया मेरा कोर इसका, ठीक है, आयरन कोर बोला है, कोर दिखा दिया है, मेरा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और इधर मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, सही बात है। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने आयरन कोर यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे जो परमेबिलिटी होगा, रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, ठीक है, अच्छा खासा होगा इसका वैल्यू।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी फ्लक्स सेटअप हुआ, यहाँ से करंट आया I1, इसके चलते जो भी फ्लक्स सेटअप हुआ, ये पूरा का पूरा फ्लक्स क्या होगा, इस लो रिलक्टेंस पाथ है फिर कहीं हाई परमेबिलिटी वाले पाथ से होकर के यहाँ पे पहुंचेगा। मीन्स यहाँ पे लीकेज बहुत कम होगा, वेस्ट जो होगा फ्लक्स का वो बहुत कम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं क्योंकि आयरन कोर मैंने डाल दिया है, तो ये वाला कॉइल जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं और ये वाला कॉइल जिसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, दोनों आपस में मैग्नेटिकली क्या है, अच्छा खासा कपल्ड है। लेकिन कभी भी 100% मैग्नेटिकली कपल्ड नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, K का जो वैल्यू होगा, पहली बात तो कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ का जो भी फ्लक्स है यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हम लोग को पता है यहाँ पे फ्लक्स पहुंचता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो K का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा और K का वैल्यू कभी भी 100% नहीं हो सकता। मीन जितना फ्लक्स यहाँ पे सेटअप पूरा पूरा यहाँ पहुंच गया, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक होता है। तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा हमेशा। मीन्स क्या, ये कभी होगा नहीं, क्योंकि K का वैल्यू 1.5 तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि आपने प्राइमरी में 2 वेबर फ्लक्स जनरेट किया और सेकेंडरी में आपका 4 वेबर पहुंच रहा है, कभी भी इसका 1 से वैल्यू ग्रेटर नहीं होगा। ये कभी होगा नहीं, ये भी कभी होगा, क्योंकि सब बहुत 0.2 मतलब क्या है, बहुत कम मैग्नेटिकली कपल्ड है ये, ठीक है। समझ में आया, नहीं हो सकता। तो इसका बचा क्या, 0.9। ये मतलब फील करने वाली चीज है और ये एक्सपीरियंस से समझ में आएगा भाई, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है तो समझ में आएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 39 क्वेश्चन। इसके लिए भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, 2 कॉइल है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी कोई कॉइल है तो उस कॉइल का अपना क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा। समझ में आया, ये दूसरा कॉइल है, इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा, मान लो L2 है। अब दोनों कॉइल को मैंने ऐसे जोड़ रखा, मींस ऐसे जोड़ने का मतलब क्या है, सीरीज में, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो दोनों में सेम जाएगा। अब यहाँ पे डॉट पोलरिटी देखिए, यहाँ से प्लस इंटर कर रहा है क्योंकि करंट यहाँ पे इन कर रहा है भाई, ठीक है, इसको मैंने डॉट दिखा रखा है बुक के हिसाब से। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से करंट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इस कॉइल के लिए देखें तो इस कॉइल के लिए एक तरीके से क्या है, प्लस है, क्योंकि यहाँ से करंट इन कर रहा है इसके अंदर, और क्योंकि यहाँ पे प्लस में डॉट दिखा है, यहाँ पे भी प्लस में ही डॉट दिया है, समझते क्या, इसी दोनों एडिटिव है। मींस दोनों का जो फ्लक्स होगा वो ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ, इस सब पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ऑलरेडी। ओके, और क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइल आ रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा L1 L2, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। मींस यहाँ पे जो भी फ्लक्स सेटअप हुआ, इस फ्लक्स का कुछ ना कुछ हिस्सा इसके साथ लिंक कर रहा होगा, ठीक है, समझ में आया बात को। या फिर कहिए इसमें भी करंट आ रहा है तो इसके चलते जो भी फ्लक्स सेटअप हुआ उस फ्लक्स का कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें भी लिंक कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है। तो यहाँ पे बोल रहा है द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल L1 विल बी, समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, सिर्फ इंडक्टेंस। अब समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं कि 2 कॉइल था, दोनों सीरीज में लगा हुआ था, तो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हो गया L1, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हो गया L2, और दोनों कॉइल के चलते यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर भी बोल रहा है कि इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, ठीक है, यानी L1 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले समझिए, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ऐड करता हूँ। पेज पे आते हैं हम लोग, बुक वाले पेज पे। ओके, इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहां पे पढ़िए, बोल रहा है व्हेन 2 coils are so arranged that their flux add each other, एडिंग नेचर का। एडिंग नेचर मतलब क्या, दो कॉइल है, दोनों सीरीज में लगा, ऐसे समझिए अब। और यहाँ पे भी डॉट दिखा दिया, यहाँ पे भी डॉट दिया, मीन्स ये भी इसका प्लस है, ये भी इसका प्लस है, तो एडिटिव नेचर का मीन्स फ्लक्स ऐड हो जाएगा। देन इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल इज इंक्रीज्ड बाय m, समझ में आया, क्योंकि अगर ये सिंगल कॉइल होता, समझिए फ्लक्स कैसे बढ़ता है, अगर ये सिंगल कॉइल होता तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है सिर्फ और सिर्फ इसी करंट के चलते यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होता φ1। लेकिन भाई इसके बगल में अगर मैं एक और कॉइल रख दूं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप हुआ φ1, अब यही वाला करंट, इधर से जो करंट जा रहा है यही वाला करंट इसमें भी जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा बात को। तो ये भी अपना क्या फ्लक्स बनाएगा, मान लेते हैं φ2। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड है, दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस नहीं है, तो ओवरऑल ये वाला फ्लक्स का कुछ ना कुछ हिस्सा इसके साथ लिंक होगा, समझ में आया बात को। मीन्स ये φ1 तो है ही इसके पास फ्लक्स, साथ ही साथ इसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पे पहुंच जा रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ φ21 मतलब इस फ्लक्स से चलते यहाँ पे 1 में लिंक हो रहा है, समझ में आया बात को। तो ओवरऑल इस कॉइल का फ्लक्स बढ़ जाता है, समझ में आया। उसी तरीके से इसके लिए भी, इसके पास तो अपना खुद का φ2 है ही, लेकिन इसके बगल में यहाँ पे कॉइल का फ्लक्स φ1 है, तो इस φ1 का कुछ ना कुछ हिस्सा इसके साथ लिंक करेगा, तो इसका भी अगेन क्या होता है, फ्लक्स मेरा बढ़ जाता है। और आपको पता है कि ये जो फ्लक्स होगा, अगर यहाँ से साइनोसोडियल करंट दिया है तो ये करंट कैसा होगा, di/dt नेचर का होता है, फ्लक्स भी कैसा होगा, dφ/dt नेचर का होगा, समझ में आया बात को। यानी ये जो बढ़ा हुआ फ्लक्स है ये भी क्या है, चेंजिंग नेचर का है, और फ्लक्स बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि फैराडे लॉ के हिसाब से जो EMF इंड्यूस्ड होगा ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
किसके ऊपर, d∅dt, क्योंकि फ्लक्स ही बढ़ गया और फ्लक्स बहुत चेंज हो रहा है और बढ़ गया पहले से, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो EMF भी ज़्यादा बढ़ेगा। और EMF ज़्यादा इंड्यूस्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या, इधर जो मेन सोर्स लगा होगा भाई, इसके अंदर जो भी EMF इंड्यूस्ड हुआ ना, वो EMF क्या करता है, यहाँ पे जो भी मेन सोर्स लगा इसको अपोज करता है, या फिर कहिए EMF इंड्यूस्ड होने से जो करंट फ्लो होगा वो इस I1 करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। समझ में आया? क्योंकि हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोग को पता है भाई ऑलरेडी, लास्ट वाला सेशन बताया था कि जो EMF होगा, जो इंड्यूस्ड EMF होगा, ये होता है -L/di/dt। समझ में आया बात को? तो ओवरऑल क्योंकि दोनों कॉइल के पास का फ्लक्स बढ़ जा रहा है म्यूचुअली कनेक्शन के कारण, म्यूचुअली मैग्नेटिकली कपल्ड के कारण, कपलिंग के कारण, तो ओवरऑल क्या होगा आपका, EMF ज़्यादा इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल के क्रॉस, और EMF ज़्यादा इंड्यूस्ड हो रहा है मतलब क्या, वो ज़्यादा अपोजिशन कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अपोजिशन ज़्यादा कर रहा मीन्स क्या, कि यहाँ पे इंडक्टेंस बढ़ चुका है कॉइल का। समझ में आया? और इंडक्टेंस बढ़ गया ज़्यादा, तभी तो एक तरीके से EMF इंड्यूस ज़्यादा हो रहा है, और तभी तो एक तरीके ज़्यादा अपोज कर रहा है। लास्ट वाले सेशन को आप समझिए एक तरीके से, उसमें मैंने आपको क्या बताया है। तो वही बोल रहा है कि अगर आपके पास दो कॉइल है और दोनों एक तरीके से इस तरीके से अरेंज किया कि दोनों का फ्लक्स ऐड हो रहा है, देन फ्लक्स ऐड होने से उनके क्रॉस का जो EMF इंड्यूस्ड है वो भी बढ़ जाएगा, और EMF इंड्यूस्ड बढ़ गया, इसका मतलब वो ज़्यादा अपोज करेगा। ज़्यादा अपोज करने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उस कॉइल का जो इंडक्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कितना इंक्रीज होगा, तो बोलता है M, मतलब उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो L1 पहले था इंडक्टेंस, जब ये अकेले काम कर रहा था, सिंगल कॉइल था, उसके उस समय इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 था। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे दूसरे कॉइल के साथ यहाँ पे, तो L1 के साथ फिर क्या हो जाएगा, इनका जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इसका ऐड हो जाता है भाई। ठीक है, तो L1 + M हो जाएगा, मतलब इतना बढ़ जाएगा फॉर कॉइल 1। और कॉइल 2 के लिए भी क्या हो जाएगा इसका सेपरेट, जब ये अकेले काम कर रहा था L2 था सेल्फ इंडक्टेंस, लेकिन इस तरीके जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर M इंक्रीज हो जाएगा, मतलब M ऐड हो जाता है। क्लियर हो गया? और वही अगर दोनों कॉइल इस तरीके से अरेंज है कि इनका फ्लक्स एक तरीके से क्या करेगा, अपोज करेगा, तो जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस था फर्स्ट कॉइल का, उसमें M माइनस हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी आपका M माइनस हो जाएगा। इस चीज को आपको दिमाग में रखना भाई। आते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में है, बोलता है द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल L1 विल बिकम। तो L1 अभी अपने आप में क्या है, 9 हेनरी है। अब ये कॉइल देखिए यहाँ पे इसका प्लस, ये भी इसका प्लस, तो इसका मतलब एडिटिव नेचर का है। तो मतलब क्या हुआ, टोटल जो इंडक्टेंस होगा या फिर जो टोटल सेल्फ इंडक्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, इसका खुद का वैल्यू तो होगा ही होगा, मतलब L1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू वो, तो L1 कितना है 9 और M 3, यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसी वाले फिगर के लिए द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L2 विल बिकम। तो L2 के लिए भी यही हो जाएगा, जो मेरा L2 होगा, L2 का वैल्यू कितना है, L2 का वैल्यू क्या है, L2 + M हो जाएगा। तो ये 4 प्लस कितना हो जाएगा, M कितना है 3, तो 4 3 7 हो जाएगा। इसका मतलब इसका फर्स्ट हो जाएगा, 40 का फर्स्ट देना चाहिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 41 क्वेश्चन बोलता है भाई द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। इस फिगर का टोटल इंडक्टेंस बताना है आपको। तो क्योंकि दोनों सीरीज में एडिटिव नेचर का, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो टोटल इंडक्टेंस होता है ये होता है L1 + L2 + 2M होता है। यहाँ पे वही अपोजिंग नेचर का होता था, यहाँ पे माइनस हो जाता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, L1 कितना है मेरा 9 + L2 कितना है 4 + 2M का वैल्यू कितना है 3, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 3 2 जा कितना हो 6, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 हेनरी हो जाएगा टोटल इंडक्टेंस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या बोलता है भाई, बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इन फिगर। ठीक है, इससे पहले वाला जो फिगर था उसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताना है, के का वैल्यू बताना है। ओके, तो अभी हम लोग फिगर के ऊपर आता है। फिगर मैंने डिलीट कर दिया भाई, 1 मिनट फिगर देख लेते हैं, फिगर क्या था। ओके, 9.29 का फिगर है आपका, कुछ इस तरीके का। ये था L1 = 9 हेनरी, L2 = 4 हेनरी, और यहाँ पे M = दिया है 3। ठीक है, तो ओवरऑल आपका K का वैल्यू पूछा है, तो इजी है, निकाल लेंगे। हम लोग को रिलेशन पता है कि जो M = होता है K√L1 L2, तो यहाँ से K का वैल्यू क्या हो जाएगा, M / √L1 L2। ठीक है, M का वैल्यू मेरा 3 दिया हुआ है, और √, क्या हो जाएगा 9 × 4,
यानी 36 हो जाएगा, 36 यानी √6 यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल इंडक्टेंस यहाँ पे पूछा है इस वाले फिगर में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एडिंग है या फिर अपोजिंग है, इसके लिए आपको डॉट कन्वेंशन है, फिर ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर आप पढ़ लीजिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा डॉट वाला। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको ये सब नहीं आता भाई तो आप IEIQ का पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर भी ले सकते हैं, सिंक्रोनस मशीन भी ले सकते हैं, DC मशीन जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको समझना है, ये मेरा इंटरिंग है, मीन से पॉजिटिव के लिए यहाँ पे डॉट दिखाया है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका क्या है, एग्जिट है, यहाँ पे डॉट दिया, नेगेटिव के लिए, तो ये क्या है, अपोजिंग है। अपोजिंग कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो टोटल इंडक्टेंस होगा क्या हो जाएगा, L1 + L2, और यहाँ पे -2M डालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 9 + 4 -2 × 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 × 4 13 - 6, तो 13 - 6 करेंगे तो और कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ओके, इसका आंसर देना चाहिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भाई आपका टोटल सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, पूरा का पूरा MCQs खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे जाकर के ट्रांजिएंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एन RL सीरीज सर्किट द टाइम कांस्टेंट इज गिवन बाय, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इसका ट्रांजिएंट इफेक्ट भी देखेंगे। तो इसके लिए मेरे को अगेन कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के MCQ सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ओके, तो पेशेंस के साथ चलिए, आपको सब चीज़ क्लियर होते चला जाएगा।